नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस क्रैश कोर्स का ये 127वां और मॉडर्न हिस्ट्री का ये मेरा 16वां लेक्चर है, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा सविनय अवज्ञा आंदोलन को। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम पढ़ेंगे, गांधी इरविन पैक्ट को हम पढ़ेंगे और जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए उसको भी इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो पिछले वर्षों में इस टॉपिक से भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं, तो बहुत अधिक प्रश्न सविनय अवज्ञा आंदोलन से हमें पिछले वर्षों में देखने को मिलते हैं। इसलिए ये टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है और इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपको इस टॉपिक को ठीक प्रकार से पढ़ाऊं और समझाऊं। आप सबसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ एक एक फैक्ट्स को सुनते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ऐसी मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन को। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन पैक्ट और गोलमेज सम्मेलनों को इस लेक्चर में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक टाइमलाइन बनी हुई है। इसी टाइमलाइन के माध्यम से हम इस पूरे लेक्चर को कवर करेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पर आए उससे पहले थोड़ा सा राष्ट्रीय आंदोलन में हम पीछे जाना चाहेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन किन परिस्थितियों में चलाया गया, या जब सविनय अवज्ञा भारत में चलाया गया तो उस समय राष्ट्रीय आंदोलन में किस तरह की स्थिति थी। तो हम जानते हैं कि कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ 1928 में और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। जिस नेहरू रिपोर्ट में, उस नेहरू रिपोर्ट को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया। उससे पहले हम देखें तो कलकत्ता में ही जो सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था उसमें नेहरू रिपोर्ट गिर गई थी, वो अस्वीकृत हो गई थी, लेकिन कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और सरकार को 1 साल का टाइम दिया कि सरकार या तो हमें 1 वर्ष के भीतर डोमिनियन स्टेटस दे दे या अधिराज्य का दर्जा दे दे या औपनिवेशिक स्वशासन हमें प्रदान कर दे, वरना 1 वर्ष के बाद हम पूर्ण स्वराज से नीचे की कोई मांग नहीं रखेंगे। और पूर्ण स्वराज की इस मांग के पीछे कांग्रेस में एक वर्ग था जिसकी रहनुमाई कर रहे थे 2 महत्वपूर्ण कांग्रेस के नेता, एक तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और एक जवाहरलाल नेहरू। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू का यह कहना था कि अब डोमिनियन स्टेटस मांगने का वक्त बीत चुका है, अब हमें पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं चाहिए। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 में ब्रिटिश सरकार को यह चेतावनी दी गई कि या तो आप नेहरू रिपोर्ट में जिस डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई है वो भारत को दीजिए, या अगर आप 1 वर्ष के अंदर डोमिनियन स्टेटस भारत को नहीं देते हैं तो 1 वर्ष बाद हम पूर्ण स्वराज से नीचे की बात नहीं करेंगे। तो फाइनली ब्रिटिश सरकार ने कोई भी बात कांग्रेस की मानी नहीं। तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ और यहीं पे पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। तो कांग्रेस का लक्ष्य क्या घोषित किया गया? पूर्ण स्वराज। और 26 जनवरी 1930 से यह प्रारंभ हो गया कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ हो गया। तो अब यह तय हो गया कि कांग्रेस का क्या लक्ष्य है, तो पूर्ण स्वराज कांग्रेस का लक्ष्य है। तो अब इस पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त कैसे किया जाएगा, तो यह जिम्मेदारी महात्मा गांधी पर दी गई कि इस पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को प्राप्ति के लिए किस प्रकार से आंदोलन चलाया जाएगा, क्या रणनीति होगी, क्या मुद्दा होगा, क्या कार्य पद्धति होगी, ये सब कौन तय करे, तो ये सब महात्मा गांधी तय करें और इस आंदोलन को प्रारंभ करने का काम करें। तो फाइनली महात्मा गांधी ने 31 जनवरी 1930 को
31 जनवरी 1930 को अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड और उस समय का तत्कालीन वायसराय जो भारत का था लॉर्ड इरविन को संबोधित करते हुए यंग इंडिया में कुल अपनी 11 मांगे रखी, जिसे हम 11 सूत्री मांग कहते हैं। तो महात्मा गांधी की 11 सूत्री मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी गई उनके पत्र यंग इंडिया के माध्यम से। तो अब ये 11 सूत्री मांगों को हम देखें तो ये 11 सूत्री जो मांग थी वो समाज के 3 भिन्न वर्गों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी। जैसे तो जो 6 मांगे थी इन 11 मांगों में से वो क्या थी, आम हित के मुद्दे थे जो आम व्यक्तियों को, समाज के जो आम व्यक्ति हैं उनको प्रभावित कर रही थी। इसमें से 3 मांगे ऐसी थी जो कि पूंजीवादी मांगे थी, जो कि व्यापारियों के हितों से जुड़ी हुई थी, और इसमें से 2 मांगे ऐसी थी जो किसानों के हितों से जुड़ी हुई थी। तो कहने का मतलब है कि जो महात्मा गांधी द्वारा 11 सूत्री मांग रखी गई उस 11 सूत्रीय मांग में आम व्यक्तियों की भी मांगे थी, पूंजीवादी व्यापारियों की भी मांगे थी और किसानों की भी मांगे थी। यानी कि समाज के 3 वर्गों को प्रत्यक्ष रूप से गांधी की इस 11 सूत्री मांगों ने अपनी तरफ आकर्षित किया। आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहली मांग महात्मा गांधी की थी कि सिविल सेवाओं और सेना के व्यय में 50% की कमी हो। तो सिविल सेवाओं के अधिकारियों को जो मोटी तनख्वाह दी जा रही है उस पे लगाम लगाई जाए, और सेना के व्यय में कितनी कमी हो, 50% की कमी हो। सेना के व्यय में 50% की कमी हो। तो महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो ब्रिटिश भारतीय सेना है, जो दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, ये केवल भारत की सुरक्षा के लिए नहीं रखा गया है, इसे तो ब्रिटिश सरकार ने एशिया के, अफ्रीका के, अपने अन्य उपनिवेशों के भी रक्षा के लिए रखा है, और प्रथम विश्व युद्ध में भी इसी सेना का जमकर प्रयोग किया गया। तो इतनी बड़ी सेना भारतीयों के खर्चे पर क्यों रखी गई है, जिस सेना का प्रयोग तुमको अफ्रीका में भी करना है, एशिया में भी करना है और वर्ल्ड वार में भी करना है। तो इस सेना के व्यय में 50% की कमी हो। अब ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी स्पष्ट रूप से यह मन बना चुके थे कि हमें आंदोलन करना ही है, और इसीलिए इस तरह की मांगे रखी गई थी जिसको ब्रिटिश सरकार द्वारा इनकार किया ही जाना था। लेकिन महात्मा गांधी के पास एक पक्ष होता कि नहीं, हमने सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखी, सरकार ने नहीं मांगा तो हमें विवश होकर के आंदोलन करना पड़ा। तो इसीलिए महात्मा गांधी को कहते हैं कि महात्मा गांधी मास्टर पॉलिटिशियन थे। ठीक है, तो इस तरह की मांग की गई। तो सिविल सेवाओं और सेना के व्यय में 50% की कमी हो, और सच्चाई भी थी कि सेना पर बहुत व्यय किया जा रहा था। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि 40 से 45% कुल बजट के आकार का केवल सेना पे खर्च किया गया। ठीक है, इसके अलावा कहा गया कि नशीली वस्तुओं के विक्रय पर रोक लगाई जाए। तो भांग पे रोक हो, गांजा पे रोक हो, शराब पे रोक हो। इसके अलावा कहा गया कि सभी राजनीतिक बंदी रिहा हो। तो सभी राजनीतिक बंदी क्या हो, रिहा हो। तो ये अहिंसक राजनीतिक बंदियों की बात हो रही है, अहिंसकों की बात नहीं हो रही है। सॉरी, अहिंसक राजनीतिक बंदियों की बात हो रही है, हिंसक राजनीतिक बंदियों की बात नहीं हो रही है। तो सभी अहिंसक राजनीतिक बंदी रिहा हो। इसके अलावा कहा गया कि शस्त्र कानून में परिवर्तन हो। अब देखिए, महात्मा गांधी कौन है? महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि शस्त्र कानून में परिवर्तन करिए और भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का क्या दीजिए, लाइसेंस दीजिए। तो आत्मरक्षा के लिए तो हथियार भारतीय रखे, इसका तो लाइसेंस दीजिए। इसके अलावा सीआईडी में सुधार करिए और उस पर जन नियंत्रण स्थापित करिए, या फिर इस सीआईडी को ही समाप्त करिए, क्योंकि सीआईडी बहुत बदनाम थी उस समय कि बहुत बड़े लेवल पर यह ज्यादती करती है। तो ये 6 मांगे हम, अब छठा भी देख लीजिए उसके बाद। इसके अलावा डाक आरक्षण बिल पास हो, डाक आरक्षण बिल पास हो। ये 6 मांगे थी, किससे जुड़ी हुई? तो ये आम हित की मांगे थी, आम हित के मुद्दे थे
जो भारत की आम जनता को प्रभावित कर रहे थे। अब देखिए पूंजीवादी मांगे कौन सी हैं, तो यह कहा गया कि रुपए की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस की जाए। इसके अलावा कहा गया कि विदेशी कपड़ों पर संरक्षणात्मक शुल्क लगाया जाए, तो जब भारत की सीमा पर वो आए तो उस पे जो है अधिक टैक्स लगाया जाए ताकि भारतीय वस्तुओं को भारत में प्रमोट किया जाए। अब विदेश से ही बहुत सस्ता माल आएगा और भारत का माल महंगा है तो सभी लोग तो विदेश की चीजें खरीदेंगे, ठीक है। इसके अलावा कहा गया कि तटीय नौ परिवहन में भारतीय कंपनियों को आरक्षण मिले, तो तटीय नौ परिवहन में भारतीय कंपनियों को आरक्षण मिले। ये 3 पूंजीवादी मांगे थी। अब देखिए किसानों से जुड़े हुई जो मांगे हैं वो क्या है, तो भू राजस्व में 50% की कमी हो। अब ये मुद्दा कैसे किसानों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, आप सोच करके देखिए। भू राजस्व में, लैंड रेवेन्यू में कितनी कमी हो, तो 50% की कमी हो। इसके अलावा नमक कर एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार को समाप्त किया जाए। तो उस समय नमक बनाना, तो नमक पर कर टैक्स और नमक बनाने पर सरकार का एकाधिकार था। यानी जैसे अभी रेलवे है ना, तो भारत में रेल कौन चलाएगा, तो भारत सरकार चलाएगी। उसी तरह से ब्रिटिश भारत में नमक कौन बनाएगा, तो सरकारी एकाधिकार में वो बनेगा नमक, ठीक है। सबको इजाजत नहीं है नमक बनाने की। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा, नमक पर कर, जो नमक पर टैक्स है वो, और दूसरा ये कहा कि नमक पर जो सरकारी एकाधिकार है उसको समाप्त किया जाए। ये 11वें मुद्दे को हम कह सकते हैं कि ये भी आम हित के मुद्दे ही तरह है, लेकिन अब इसको किसानों के मुद्दे के रूप में रख दिया गया क्योंकि नमक तो सब लोग खाते हैं ना, ठीक है। अब जो है महात्मा गांधी ने ये अपनी मांग रख दी ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड और वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष। उसके बाद 2 मार्च 1930 को जब कोई भी सुनवाई नहीं हुई, तो अंत में 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने चेतावनी दी कि ब्रिटिश सरकार सभी मांगे माने या अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार रहे। फिर उसके बाद सरकार का इनकार हो गया। अब उसके बाद जो है महात्मा गांधी ने यह तय किया कि अब हम जो है अवज्ञा करेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़े और सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी का जो दांडी मार्च हुआ उसको पढ़ें। उससे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि गांधी जी ने नमक को ही क्यों सविनय अवज्ञा आंदोलन का केंद्रीय मुद्दा बनाया। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे प्रारंभ किया, स्पष्ट रूप से गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक बना करके कानून को तोड़ दिया। और इसी को तो कहते हैं कि ब्रिटिश कानूनों की अवज्ञा, यानी अवज्ञा आंदोलन, उसमें सविनय जोड़ दिया गया है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हम यह समझना चाहते हैं कि आखिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए महात्मा गांधी ने नमक को ही क्यों चुना। मुद्दे तो कुल 11 थे ना, उसमें से 11वां मुद्दा नमक का था, लेकिन महात्मा गांधी ने नमक को ही क्यों चुना, इसको समझना बहुत जो है आवश्यक है। तो पहली बात तो महात्मा गांधी ने कहा कि पानी से पृथक नमक का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो पानी से पृथक नमक का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, जिस पर सरकार कर लगा करके करोड़ों लोगों को भूखा मारने का प्रयास कर रही है। और यह अत्यंत अविवेकपूर्ण और अनैतिक फैसला है कि नमक पर बहुत अधिक कर लगाया जाए और नमक पर सरकारी एकाधिकार हो। तो नमक क्या है, नमक प्रकृति से मिलने वाला उत्पाद है। और नमक क्या है, तो नमक रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तु है। अंत में नमक रहेगा तो रोटी भी आदमी खा लेगा, तो नमक हर खाने में चाहिए। कहा भी गया है कि नमक रोटी खाएंगे। तो नमक का जो प्रचार मूल्य था, जो नमक का प्रचार मूल्य था, वो बहुत बड़ा था। अब जिस किसान को, जिस मजदूर को सत्याग्रह, स्वराज, सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं समझ में आता है, उसको भी क्या समझ में आया कि अच्छा नमक पर बहुत अधिक टैक्स लगा है, नमक सरकार के एकाधिकार से बन रहा है, महात्मा गांधी इसी का तो विरोध कर रहे हैं कि नमक पर से टैक्स हटाओ। तो उसको भी समझ में आता है कि अच्छा
नमक सस्ता होगा। तो नमक किससे जुड़ा हुआ था? नमक सभी लोगों से जुड़ा हुआ था। तो इसीलिए क्या कहा गया कि ग्रामीण जनता के दुखों को व्यक्त करने का सबसे सशक्त विषय था नमक। तो इतने भारी भरकम शब्द पूर्ण स्वराज, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह, इन सबको जो न समझ सके वो भी नमक को क्या है कि समझ सकता है। तो नमक आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा था और इसीलिए महात्मा गांधी ने नमक को चुना। इसीलिए हम कहते हैं कि महात्मा गांधी मास्टर पॉलिटिशियन थे। हम ऐसे क्या समझते हैं महात्मा गांधी को? हम तो यही समझते हैं कि महात्मा गांधी एक साधु थे और उसी के हिसाब से हम जो है महात्मा गांधी का आकलन करते हैं। लेकिन हम ये कहें कि महात्मा गांधी कुशल राजनीतिज्ञ थे, कुशल प्रचारक थे। महात्मा गांधी कितने कुशल प्रचारक थे कि आप समझ लीजिए कि 1920 में भी जब भारतीयों को उन्होंने बुलाया सहयोग आंदोलन के नाम पे, तब भी भारतीय आए। उसके बाद जब उन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारतीयों को बुलाया, तब भी आए। और जब उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों को बुलाया, तब भी महात्मा गांधी के निमंत्रण पर लाखों भारतीय भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े। एक व्यक्ति की इतने लंबे समय तक लोकप्रियता बनी रह जाना, उसके एक आह्वान पर लाखों लाख लोगों का चल देना, तो बहुत बड़े प्रचारक थे। और निश्चित रूप से नमक को बहुत सोच समझ करके चुना गया था। ठीक है, तो अब यह विषय हो गया कि भाई 11 सूत्री मांगे महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से इरविन के समक्ष रख दी, रैमजे मैकडोनाल्ड के समक्ष रख दिया। तो अब वेट होने लगा कि सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी। हालांकि ये वेट का कोई मतलब नहीं था, अब इस तरह की मांगे तो सरकार मानने से रही। तो 14 फरवरी 1930 को कांग्रेस की साबरमती में एक बैठक हुई और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब महात्मा गांधी जी ही इस अभियान की अगुवाई करेंगे। यह अभियान किस प्रकार से चलाया जाएगा, इसकी रणनीति क्या होगी, इसकी कार्य पद्धति क्या होगी, सब कौन तय करेगा? तो सब कुछ महात्मा गांधी ही तय करेंगे। तो अब ऐसे में महात्मा गांधी को जब पूरी तरह से लीडरशिप मिल गई, तो 2 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने यह चेतावनी दी कि ब्रिटिश सरकार सभी मांगे माने या अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार रहे। तो स्पष्ट रूप से यह महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया। अब सरकार को तो इनकार ही करना था, तो सरकार ने इनकार कर दिया। तो अब जो है महात्मा गांधी ने नमक को अपना केंद्रीय विषय बनाया, क्योंकि मैंने बताया कि नमक का अपना प्रचार मूल्य बहुत बड़ा था। तो 12 मार्च को गांधी जी का दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 12 मार्च को महात्मा गांधी का दांडी मार्च प्रारंभ हुआ और साबरमती आश्रम से दांडी कुल 240 या कुल 241 मील की यह दूरी थी जो साबरमती आश्रम से दांडी तक की थी। तो वहां महात्मा गांधी ने यात्रा प्रारंभ की। 12 मार्च को महात्मा गांधी की यात्रा प्रारंभ हुई। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी में पहुंचे। लेकिन उससे पहले महात्मा गांधी ने 5 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उसमें महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने कहा कि भारत में ब्रिटिश राज एक अभिशाप बन चुका है। भारत में ब्रिटिश राज एक अभिशाप बन चुका है। इसने भारत को नैतिक रूप से, भौतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से विनाश के कगार पर ला करके खड़ा कर दिया है। मैं, यानी महात्मा गांधी ने कहा, मैं इस शासन प्रणाली को नष्ट करने पे आमदा हूं। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अब राजद्रोह ही मेरा धर्म है। तो राजद्रोह क्या है? यानी अगर कानून बना है तो उस कानून को आप तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से आप क्या कर रहे हैं? राजद्रोह ही तो कर रहे हैं। तो उन्होंने, महात्मा गांधी ने क्या कहा? अब राजद्रोह ही मेरा धर्म बन चुका है। और यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महात्मा गांधी ने जो बात की वो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में भी पूछा गया है और मुझे भी बहुत लुभाती है, निश्चित रूप से आप लोगों को भी लुभाएगी। महात्मा गांधी ने कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं
पूरे विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। तो ये महात्मा गांधी ने कहा। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। तो ब्रिटिश सरकार की मनाही है कि नमक सरकार के अलावा कोई नहीं बनाएगा। अब महात्मा गांधी वहां पहुंचे और इन्होंने नमक बना दिया। नमक बनाने का सेंस तो यह था कि एक मुट्ठी नमक इन्होंने हाथ में लिया और जो है कानून इन्होंने तोड़ दिया। तो नमक बना दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश कानून को तोड़ दिया। और ब्रिटिश कानून को तोड़ दिया, इसका क्या मतलब हो गया? कि अवज्ञा कर दी। तो इसी को हम मानते हैं कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून को क्या कर दिया? तोड़ दिया। अब देखिए, साबरमती से जब महात्मा गांधी चले तो इनके साथ कुल 78 सत्याग्रही थे। कहीं कहीं यह है कि 80 सत्याग्रही भी थे, ठीक है, लेकिन 78 सत्याग्रही थी। 78 सत्याग्रहियों के साथ महात्मा गांधी निकले। अब यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक सत्याग्रही महात्मा गांधी के साथ जो चले वो कहां के थे उन 78 में से? तो सर्वाधिक सत्याग्रही 32 सत्याग्रही महात्मा गांधी के साथ गुजरात से थे। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर था। तो सबसे पहले नंबर पे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह में सबसे अधिक सत्याग्रही किसके साथ थे, किस प्रांत से थे? तो आप कहेंगे गुजरात से थे। दूसरे नंबर पे सबसे अधिक कहां से थे? तो महाराष्ट्र से थे। तीसरे नंबर पे सबसे अधिक कहां से थे? तो संयुक्त प्रांत से थे, ठीक है। ये 1 2 3 टॉप ऑर्डर मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अब जब महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से निकले तो अब एक अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला। अब क्या दृश्य है? तो एक वृद्ध व्यक्ति लाठी का सहारा लेकर के और ब्रिटिश राज को चुनौती दे रहा है। और ये क्या कह रहे हैं कि नमक बनाना अगर अपराध है तो मैं नमक बनाऊंगा। और क्या है? तो राजद्रोही मेरा धर्म है। पूरे ब्रिटिश व्यवस्था को एक वृद्ध व्यक्ति लाठी लिए हुए चैलेंज कर रहा है। और महात्मा गांधी आश्रम से तो 78 स्वयंसेवकों के साथ निकले, लेकिन जैसे जैसे महात्मा गांधी आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। और जैसे एक जगह यात्रा गई तो वहां के स्थानीय लोग आए और उनको दूसरे कुछ दूर 2 4 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर उनके साथ चले, फिर नए लोग आए। तो कहने का मतलब यह है कि गांधी जी के साथ नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, पीछे जो चल रहे थे वो हटते जा रहे हैं, लेकिन कारवां बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कैसा दृश्य होगा इसकी आप कल्पना करिए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए गए अभियान से किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के इस अभियान की तुलना किससे की? तो आप कहेंगे नेपोलियन के अभियान से की, जो नेपोलियन एल्बा से पेरिस की ओर अभियान कर रहा था, उससे किया, ठीक है। तो साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा महात्मा गांधी ने की। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक बनाकर कानून तोड़ दिया। अब यहां प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कोई कहेगा 12 मार्च, कोई कहेगा आपसे 6 अप्रैल। ध्यान से समझिए, अवज्ञा कब हुई? महात्मा गांधी जब चले साबरमती से तब थोड़े कोई ब्रिटिश कानून टूटा था। कब टूटा? टूटा तो 6 अप्रैल 1930 को ना, जब महात्मा गांधी ने प्रतीकात्मक रूप से नमक हाथ में उठाया। यानी इसका मतलब था कि उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया। तो 6 अप्रैल ही आप मानेंगे, यही फैक्ट है, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ? जैसे ही नमक बना वैसे क्या हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। अब देखिए, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में अंतर क्या है? अब हम असहयोग आंदोलन को भी पढ़ते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी पढ़ते हैं, लेकिन कोई हमें यह नहीं समझ आता कि सविनय अवज्ञा क्या है और असहयोग आंदोलन क्या है। तो चलिए इसको समझ लिया जाए। तो असहयोग आंदोलन तो अहिंसा है, सत्याग्रह है, ये तो महात्मा गांधी के राजनीति का मूल है। तो अहिंसा है, सत्याग्रह है, स्वराज है, खादी और चरखा है, खादी और चरखा है, स्वदेशी और बहिष्कार है, ठीक है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो यहां भी अहिंसा है, यहां भी जो है, अब देखिए, करों का भुगतान नहीं है, ठीक है, करों का भुगतान,
और कानूनों की अवज्ञा। अब स्पष्ट रूप से समझिए पहला अंतर, और चीजें तो मूल है। असहयोग आंदोलन में क्या कहा गया? असहयोग आंदोलन में स्वराज की बात की गई। किसकी बात की गई? स्वराज की बात की गई। और वो स्वराज कैसा था? तो वो स्वराज सुखद सीमा तक अपरिभाषित रखा गया था, जिसका कि जो मर्जी वो स्वराज का अर्थ लगाए। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में स्पष्ट रूप से स्वराज को पूर्ण स्वराज के रूप में बदल दिया गया था, और सबको स्पष्ट हो गया था पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है? स्वतंत्रता। इसके अलावा कानूनों की अवज्ञा, जब हम असहयोग की बात करते हैं तो असहयोग का क्या मतलब है? हमने आपको बताया कि देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ, और भारत में ब्रिटिश शासन टिका भी रहा भारतीयों के सहयोग से। तो कहा गया कि अगर ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से चल रहा है, तो अगर भारतीय असहयोग करेंगे तो ब्रिटिश शासन नहीं चलेगा। तो असहयोग का क्या मतलब है? तो ब्रिटिश शिक्षण संस्थान है, हम उसमें नहीं पढ़ेंगे। ब्रिटिशों के द्वारा बनाया गया न्यायालय है, उनके द्वारा बनाए गए कानून है, तो हम अपने मुकदमे लेकर उनके न्यायालय में नहीं जाएंगे। ब्रिटिश व्यवस्था के द्वारा विधान परिषदों का चुनाव कराया जाता है, हम उन चुनाव में भाग नहीं लेंगे। यानी हम ब्रिटिशों के सभी प्रतीकों के साथ क्या करेंगे? असहयोग करेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो ब्रिटिश राज कहां चल पाएगा? तो इसको हमने क्या कहा? ये असहयोग है। लेकिन इससे आगे जाकर के अगर हम ये कहें कि हम कानूनों की अवज्ञा करेंगे, तो ये तो अलग बात हो गई कि ब्रिटिश शिक्षण संस्थान है, आप नहीं पढ़ेंगे। ब्रिटिश न्यायालय में आप अपना मुकदमा लेकर के नहीं जाएंगे, आप स्वयं से ही उसको निपटाने का प्रयास करेंगे अपने लेवल पर। ब्रिटिश पुलिस है, उसकी मदद आप नहीं चाहेंगे। ब्रिटिश नौकरियों में आप नहीं जाएंगे। ब्रिटिशों के विधान परिषद के चुनावों में आप भाग नहीं लेंगे, यानी ब्रिटिश व्यवस्था के साथ आप असहयोग करेंगे। लेकिन अवज्ञा का मतलब है कि आप ब्रिटिशों के द्वारा बनाए गए कानूनों को नहीं मानेंगे। अगर ब्रिटिश सरकार यह कह रही है कि यह काम करना दंडनीय अपराध है, तो आप कहेंगे कि नहीं, यह काम तो मैं करूंगा ही। तो ये इस तरह की बात है कि जो पूरा आईपीसी इंडियन पिनल कोड, उसको में जो बात लिखी गई हम नहीं मानेंगे। महात्मा गांधी ने क्या किया इस आंदोलन में? उन्होंने तो यही ना किया कि भाई नमक बनाना नहीं है, और उन्होंने कहा कि नमक बनाना है नहीं है तो हमको इससे मतलब नहीं, हम नमक बना के रहेंगे। तो जब नमक बना के रहेंगे तो आपने क्या किया? आपने कानून तोड़ दिया। तो इसको कहते हैं, और इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ज्यादा टफ है, ज्यादा तीव्र है। किससे? असहयोग आंदोलन से। तो कानूनों की अवज्ञा, यह ध्यान रखिए, मुख्य विषय कानूनों की अवज्ञा। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ये कैसे पता चला? ये तभी पता चला कि जब भैया महात्मा गांधी ने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया, तो स्पष्ट हो गया कि अवज्ञा हो गई, ब्रिटिश सरकार के कानून की क्या हो गई? अवज्ञा हो गई। अवज्ञा हो गई तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार हम देखते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत छोटे में लिखा हुआ है, लेकिन मैं पढ़ूंगा तो आप जो है उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं, तो उनको भी समाहित करना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ हो गया। तो तमिलनाडु के तंजौर तट से सी राजगोपालाचारी द्वारा त्रिचनापल्ली से बेदरायम की नामक यात्रा की गई। तो आपसे पूछा जाएगा कि त्रिचनापल्ली से बेदरायम की नामक यात्रा किसके द्वारा की गई? सी राजगोपालाचारी। आप कहेंगे यह पूछा जाएगा कि सी राजगोपालाचारी द्वारा नमक यात्रा कहां से कहां की गई, तो यह पूछा जा सकता है। इसके अलावा मालाबार तट जो है उस पे के कलप्पन के द्वारा कालीकट से पोयानूर तक की नमक यात्रा की गई। अब पूरे देश में इस तरह की नमक कानून को तोड़ने की यात्रा प्रारंभ हो गई। महात्मा गांधी ने प्रारंभ कर दिया, तो अब सारे लोग जो है इसको करने लगे, क्योंकि 9 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने एक एडवाइजरी जारी की। महात्मा गांधी को अब लग रहा था कि हम गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि जब वो यात्रा प्रारंभ किए थे तभी उनको लग रहा था कि हम गिरफ्तार हो जाएंगे। इसीलिए अब्बास तैयब जी को उन्होंने जिम्मेदारी दे रखी थी कि जब हम गिरफ्तार हो जाएंगे तो आप इस आंदोलन को लीड करिएगा। फाइनली महात्मा गांधी को गिरफ्तार करें या ना करें, इसको लेकर ब्रिटिश सरकार बहुत असमंजस की स्थिति में थी। तो
जल्दी तो महात्मा गांधी गिरफ्तार नहीं हुए। महात्मा गांधी को तो 5 मई 1930 को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 9 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने एक एडवाइजरी जारी की लोगों के लिए। तो सबसे कहा कि नमक कानून को तोड़ा जाए। तो इसी तरह देखिए बड़े बड़े नेता अपने अपने क्षेत्रों में नमक कानून को तोड़ना प्रारंभ कर दिए। इसके अलावा महात्मा गांधी ने कहा कि नशीली पदार्थों की जो दुकानें हैं उसके बाहर धरना दीजिए। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से कहा कि अगर पर्याप्त शक्ति हो तो करों की अदायगी को बंद करिए। तो ब्रिटिश सरकार को टैक्स देना बंद करिए, लेकिन तभी करिए जब आंदोलन के पास पर्याप्त शक्ति हो, तभी ऐसा करिए। आपके पास पर्याप्त शक्ति हो तभी ऐसा करिए। उन्होंने वकीलों से कहा कि आप अपनी वकालत छोड़िए। सरकारी कर्मचारियों से उन्होंने कहा कि आप अपनी सेवाओं से त्याग पत्र दीजिए। इसके अलावा महात्मा गांधी ने सबसे अपील की कि चरखा चलाइए, खादी के वस्त्रों का प्रयोग करिए और इन सबके साथ सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते रहिए। तो ये सारी अपील महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो उसी के क्रम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे देश में नमक कानून को तोड़ना प्रारंभ किया गया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ धरसना में। तो धरसना में एक नमक का बहुत बड़ा गोदाम था। तो महात्मा गांधी ने एक योजना बनाई कि ये जो धरसना में नमक का गोदाम है इस पर धावा किया जाएगा। लेकिन इसी बीच 5 मई को महात्मा गांधी गिरफ्तार किए गए। तो सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिक लाल समेत 2000 आंदोलनकारियों ने 21 मई 1930 को धरसना नमक कारखाने पर धावा बोल दिया। तो धरसना नमक कारखाने पर धावा बोला गया। तो धरसना नमक कारखाने पर धावा किसके नेतृत्व में किया गया? तो कहेंगे सरोजनी नायडू। धरसना नमक से कौन जुड़ा हुआ है? तब भी आप कहेंगे सरोजनी नायडू। इनको याद करिए। तो देखिए एक पत्रकार थे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ होने पर पूरा कवरेज उन्होंने दिया। आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन सा विदेशी पत्रकार था? तो आप कहेंगे बेब मिलर। तो बेब मिलर ने रिपोर्टिंग की है इस धरसना नमक गोदाम पर जो धावा बोला गया उसको। तो बेब मिलर ने कहा है कि एक संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्षों में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं। मैंने पिछले 18 वर्षों में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं, किंतु धरसना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ठीक है, तो यह हो गया धरसना नमक विद्रोह। अब आगे बात करते हैं NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की हम बात करते हैं। देखिए असहयोग आंदोलन में हमने देखा कि मुसलमान और हिंदू कंधे से कंधा मिलाकर के असहयोग आंदोलन में चल रहे थे। लेकिन असहयोग आंदोलन में मुसलमान खिलाफत की रक्षा के लिए चल रहे थे। तो अब स्थिति पलट चुकी थी। अब उस तरह का कोई मुद्दा नहीं था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुसलमानों ने अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कराई। तो मुस्लिम समाज सविनय अवज्ञा आंदोलन से दूर ही रहा। असहयोग आंदोलन में क्या था? तो असहयोग आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे थे, लेकिन वहां 2 आंदोलन चल रहा था, एक खिलाफत एक असहयोग। तो इसलिए मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन को में से मुसलमानों ने अपनी पर्याप्त दूरी बनाए रखी, उसमें प्रतिनिधित्व नहीं किया। लेकिन एक इसका अपवाद हमको दिखा NWFP में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, जहां खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार, तो खान अब्दुल गफ्फार खान जिसे फ्रंटियर गांधी के नाम से हम जानते हैं, सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं, उन्हीं खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। क्या नाम था? खुदाई खिदमतगार, खुदा की सेवा करने वाले यानी ईश्वर के सेवक। इस संगठन का उन्होंने निर्माण किया था और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को अपना समर्थन प्रदान किया था। यहां एक बात आपको बता दूं, खुदाई खिदमतगारों को, चूंकि ये लाल कुर्ता पहनते थे, क्या पहनते थे? लाल कुर्ता, इसलिए इन्हें
एक और नाम से जाना जाता है, तो रेड शर्ट्स के नाम से इन्हें जाना जाता है, लाल कुर्ती के नाम से। आपसे पूछा जा सकता है लाल कुर्ती आंदोलन, रेड शर्ट्स मूवमेंट, तो आप क्या कहेंगे? तो वही है, खुदाई खिदमतगार ही है, ये लाल शर्ट पहनते थे, इसीलिए रेड शर्ट्स इन्हें कहा गया है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पठानों की एकता के लिए ये NWFB में आंदोलन चलाया गया और इस आंदोलन ने, खुदाई खिदमतगारों के आंदोलन ने कांग्रेस का समर्थन किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया। ये एक अपवाद था जो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में हमें देखने को मिला। इसके अलावा इसी आंदोलन के दौरान पेशावर में कुछ कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेसी नेताओं की जब गिरफ्तारी हुई तो वहां पर लोग भड़क गए, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। तो वहां पर गढ़वाली रेजिमेंट के 2 प्लाटूनों को बुलाया गया कि ये जो लोग स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है उनके ऊपर गोली चलाइए और गोली चला करके भीड़ को शांत करिए। तो वहां पर गढ़वाली रेजिमेंट के एक व्यक्ति वीर चंद्र गढ़वाली ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। अंग्रेजी सरकार ने कहा कि मारो गोली, वीर चंद्र गढ़वाली से कहा मारो गोली, ये दंगाई हैं। तो वीर चंद्र गढ़वाली ने कहा कि गोली नहीं चलाएंगे क्योंकि ये मेरे भाई हैं। तो वीर चंद्र गढ़वाली ने गोली नहीं चलाया। तो इससे एक बात यह पता चला कि अब सेना में भी धीरे धीरे राष्ट्रवादी भावनाएं पनप रही हैं, जो कि अंग्रेजों के लिए खतरे की घंटी थी। तो वीर चंद्र गढ़वाली, आपसे पूछा जाएगा पेशावर का नायक कौन था, पेशावर में किसने गोली चलाने से मना किया? तो वीर चंद्र गढ़वाली आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। मणिपुर में नागा जनजाति की महिला रानी गेडनलू के नेतृत्व में जियारत आंदोलन चला। तो पहले आपसे पूछा जाएगा जियारत आंदोलन कहां चलेगा, तो आप कहेंगे मणिपुर में चला। किस जनजाति के द्वारा चलाया गया? नागा जनजाति के द्वारा चलाया गया। इसके अलावा जो है कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो इनके भाई कर रहे थे, लेकिन फाइनली 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने किया, गेडनेलू ने किया। जब इनको गिरफ्तार करके जेल में रखा गया तो इनसे मिलने जवाहरलाल नेहरू गए जेल में। तो जवाहरलाल नेहरू ने ही इनको रानी कहा, तो रानी की उपाधि इनको जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया। और जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा कि आने वाली पीढ़ियां आपको बहुत ठीक प्रकार से याद रखेंगे, हालांकि सारे लोग भूल गए। ठीक है, अब प्रश्न आता है तो इसलिए सबने याद किया है। तो ये जान लीजिए। अब पूर्वी भारत में, तो पूर्वी भारत में जनता द्वारा चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया गया। इसके अलावा पूरे देश में नमक कानून को तोड़ा गया। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत में जंगल कानून को तोड़ा गया। पूरे देश में जनता ने हड़तालें की, प्रदर्शन किया और बहिष्कार में भाग लेना प्रारंभ किया और महिलाओं की इस आंदोलन में व्यापक भागीदारी रही। तो इससे पहले जितने आंदोलन चले, चाहे स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन था, चाहे वो रोलेट एक्ट के विरुद्ध चला, चाहे असहयोग आंदोलन था, इन सब आंदोलनों में सबसे अधिक यानी सर्वाधिक महिलाओं की भागीदारी को हम देखें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक महिलाओं की भागीदारी किस आंदोलन में देखने को मिली, तो आप कहेंगे वो आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात हमने कर ली। तो अब प्रारंभ में मैंने क्या कहा कि ब्रिटिश कंफ्यूज थे कि क्या किया जाए, लेकिन एक बार इन्होंने निर्णय ले लिया कि हम महात्मा गांधी को गिरफ्तार करेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने कहाँ रखा, तो यरवदा जेल में अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके रखा। तो एक बार जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया तो फिर अंग्रेजों ने अपना दमन चक्र प्रारंभ किया। तो गांधी जी समेत 90,000 से अधिक सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इस दौरान सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। ठीक है, सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। अब ये पूरा घटनाक्रम हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ डिस्कस किया। अब इसी बीच में, ठीक है, इसी बीच में साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर और संवैधानिक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो जब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है उसी समय
साइमन कमीशन की रिपोर्ट और संवैधानिक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का प्रारंभ अंग्रेजों के द्वारा किया गया। अब ये गोलमेज जो सम्मेलन था वो नवंबर 1930 से लेकर के जनवरी 1931 के दौरान संपन्न हुआ। तो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच ये गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो इस गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने क्या किया, बहिष्कार कर दिया कि भाई हम तो यहां सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे हैं, तो हम गोलमेज सम्मेलन में क्यों भाग लेंगे। अब आंदोलन भी करेंगे और बातचीत भी करेंगे, ये तो हो नहीं सकता। तो कांग्रेस ने कहा कि हम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग ने, लीग लिखा गया, लीग का मतलब मुस्लिम लीग, उदारवादियों ने, हिंदू महासभा ने, दलित वर्ग ने, सिखों ने और देसी रियासतों ने इसमें भाग लिया। तो कांग्रेस ने तो भाग नहीं लिया, लेकिन मुस्लिम लीग ने भाग लिया, उदारवादियों ने भाग लिया, हिंदू महासभा के लोग गए, दलित वर्ग से गए, सिख गए, देसी रियासतों ने इसमें भाग लिया। तो गोलमेज सम्मेलन में जो हमें प्रतिनिधि दिखे वो 3 तरह के प्रतिनिधि देखे। तो एक तो ब्रिटेन के जो तीनों दल थे, चाहे वो लिबरल पार्टी के लोग थे, कंजर्वेटिव पार्टी के थे, लेबर पार्टी के थे, ये दिखे। इसके अलावा ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा जो लोग मनोनीत किए गए थे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए, वो मनोनीत सदस्य दिखे। इसके अलावा राजकुमार जो देसी रियासतें थी, नेटिव स्टेट्स थे, उनके प्रिंस गए या उन प्रिंसों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में गए। तो 3 तरह के हमको जो है प्रतिनिधि इस सम्मेलन में देखने को मिले। यहां पर एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तो डॉक्टर अंबेडकर अकेले एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। ठीक है, तो अब देखिए ये जो पहला गोलमेज सम्मेलन था, जो पहला गोलमेज सम्मेलन था, इस पहले गोलमेज सम्मेलन में सबने अपने व्यक्तिगत हितों को सर्वोपरि रखना प्रारंभ कर दिया। केवल समस्याएं बताई जाने लगी, उसका क्या निष्कर्ष होगा उस पर कोई विचार किया ही नहीं गया। तो कोई भी कुल मिलाकर के ठोस परिणाम इसका नहीं निकला और प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देखिए, जिस सम्मेलन में कांग्रेस ने ही भाग न लिया हो, कांग्रेस उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पर्याय थी। तो कांग्रेस क्या थी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पर्याय थी और बिना कांग्रेस के ही कोई भी, बिना कांग्रेस की भागीदारी के कोई भी सम्मेलन सफल हो ही नहीं सकता था। तो ये कैसे हो जाता, ठीक है। तो देखिए यहां पे मैंने आपको लिखा है सारी चीजें। नवंबर 1930 से जनवरी 1930 के बीच प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया, लेकिन बहुत दलों ने, मुस्लिम लीग ने, हिंदू महासभा ने, दलित वर्ग ने और देसी रियासतों ने इसमें भाग लिया। तो अंग्रेजी समाचार संवाददाता ब्रेल्सफोर्ड ने क्या कहा, इसकी ही टिप्पणी से आप समझ जाएंगे कि ये सम्मेलन का अस्तित्व क्या था। बिना कांग्रेस के इस गोलमेज सम्मेलन का अस्तित्व क्या था। केवल एक अंग्रेजी समाचार संवाददाता ब्रेल्सफोर्ड के इस कथन से आप समझ सकते हैं। क्या लिखा गया है, लिखा है कि लंदन के सेंट जेम्स पैलेस, ये लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था आयोजन। ठीक है, तो लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में भारतीय नरेशों, मैंने आपको बताया ना कि देसी रियासतों के नरेश, दलित वर्ग, हिंदू, सिख, ईसाई, जमींदार, श्रमिक संघों, वाणिज्यिक संघों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए, किंतु भारत माता वहां उपस्थित नहीं थी। किंतु भारत माता वहां उपस्थित नहीं थी, कांग्रेस ही वहां उपस्थित नहीं थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पर्याय थी, करोड़ों लोगों की वाणी थी। वही कांग्रेस उस सम्मेलन में थी नहीं। तो ये इस प्रकार से था कि रामलीला हो रही हो और भगवान राम ही उसमें न हो। तो इस तरह की स्थिति थी। तो अब जो है बहुत दबाव पड़ने लगा। ठीक है, यहां पे और डिटेलिंग हमने की है। तो
लेकिन इस सम्मेलन में कांग्रेस के भाग न लेने के कारण कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। ब्रिटिश सरकार जानती थी कि कांग्रेस की भागीदारी के बिना कोई भी संवैधानिक बदलाव भारतीय लोगों द्वारा क्या होगा, स्वीकृत ही नहीं होगा। तो अंततः गोलमेज का पहला सम्मेलन असफल हुआ। तो अब देखिए गोलमेज सम्मेलन क्या हो गया है, असफल हो गया है। भारत में क्या चल रहा है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है। अब ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट है कि जब तक कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेगी तब तक गोलमेज सम्मेलन का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रस्ताव तभी भारतीय जनता को स्वीकृत होगा या भारतीय जनता के एक बड़े वर्ग को स्वीकृत होगा जब कांग्रेस उसमें शामिल होगी। तो अब यहां से लॉर्ड इरविन, जो उस समय का तत्कालीन गवर्नर जनरल और वायसराय है, उसने महात्मा गांधी के साथ बातचीत करना प्रारंभ किया कि किसी तरह से कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। ठीक है, तैयार करने हेतु प्रयास प्रारंभ कर दिया। तो अंततः मार्च 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके तहत गांधी जी ने कुछ मांगे सरकार के सामने रखी। तो अब लगातार जो है गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार करने का काम कर रहे हैं इरविन। ठीक है, तो गांधी जी भी अब तैयार हो गए इरविन से बात करने के लिए। तो इन दोनों लोगों के बीच हुआ गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में। कब हुआ, तो मार्च 1931 में गांधी और वायसराय इरविन के बीच मार्च 1931 में एक समझौता हुआ। अब इस समझौते में महात्मा गांधी ने क्या क्या मांगे रखी उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि महात्मा गांधी ने समझौता क्यों किया। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने कहा इरविन से कि सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करो। तो राजनीतिक कैदियों का मतलब है कि जो अहिंसक कैदी हैं, जो हिंसक कैदी हैं, उनको रिहा करने की बात नहीं की जा रही। तो सभी राजनीतिक कैदी रिहा हो, विभिन्न प्रकार के जुर्माने की वसूली स्थगित हो। तो सरकार दंड भी देती है, जुर्माना भी लगाती है, तो वो स्थगित करिए। नमक बनाने की अनुमति मिले, जिसके लिए पूरा ये नमक तोड़ने पूरी यात्रा की गई थी, तो नमक बनाने की अनुमति मिले। और आपातकालीन अध्यादेश वापस हो, इमरजेंसी अध्यादेश वापस हो, और पुलिस ज्यादतियों की जांच हो। तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस ने जो ज्यादतियां की हैं, जो जोर जबरदस्ती की है, उसकी जांच हो, और भगत सिंह तथा उनके साथियों की फांसी की सजा माफ हो। ठीक है, अब यह स्पष्ट रूप से मैंने लिख दिया है, लेकिन इसको लेकर के बड़ी असमंजस की स्थिति है कि महात्मा गांधी ने इस विषय को किस प्रकार से लिया। ठीक है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बिंदु था। तो इतनी बातें महात्मा गांधी के द्वारा क्या हुई, तो इतनी बातें महात्मा गांधी के द्वारा इरविन के समक्ष रखी गई। तो इरविन ने दो बातें, ठीक है, इरविन ने दो बातें, इसमें से एक तो पुलिस जातियों की जांच हो ये, और दूसरा भगत सिंह तथा उनके साथियों की फांसी की सजा माफ हो, इसको छोड़ करके कांग्रेस की सभी मांगों को मान लिया। तो इसके बदले में यानी सभी राजनीतिक कैदी रिहा हो, विभिन्न प्रकार के जुर्मानों की वसूली स्थगित हो, नमक बनाने की अनुमति मिले, आपातकालीन अध्यादेश वापस हो, इन सब के बदले अब कांग्रेस क्या देगी इरविन को। समझौता हो रहा है ना, तो कांग्रेस ने क्या कहा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम स्थगित करते हैं। तो निश्चित रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करेंगे तभी तो आप जो है बातचीत में भाग लेंगे गोलमेज सम्मेलन में। जब एक तरफ आंदोलन करेंगे, दूसरी तरफ बातचीत करेंगे, तो दोनों बातें तो साथ साथ चलेंगी नहीं। ठीक है, और दूसरी बात जो फाइनल जिसके लिए समझौता हुआ, वो समझौता था कि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तो कांग्रेस क्या करेगी, तो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। अब समझिए गांधी इरविन समझौता के लिए महात्मा गांधी क्यों तैयार हुए। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो इस तरह के समझौते को करने की क्या आवश्यकता थी, जिसका कांग्रेस के ही एक बड़े वर्ग द्वारा विरोध किया जा रहा था कि महात्मा गांधी आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों समझौता कर रहे हैं। ठीक है, तो इस विषय को अब हम समझना चाहते हैं कि आखिर गांधी जी ने इरविन के साथ समझौता क्यों किया। तो देखिए, पहली चीज, महात्मा गांधी का यह मानना था कि जन आंदोलनों का कार्यकाल क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए।
तो कोई जन आंदोलन आप चला रहे हैं तो उसका कार्यकाल छोटा होना चाहिए, वो छोटी अवधि में चलना चाहिए, उसको बहुत लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए। अगर आप लोगों को छोटे स्तर के आंदोलनों का भी अनुभव हो तो आप जानते हैं कि पहले दिन खूब भीड़ आएगी, दूसरे दिन कम होंगे लोग, तीसरे दिन और कम होंगे, चौथे दिन और कम होंगे, तो धीरे धीरे उत्साह में, संकल्प शक्ति में कमी आने लगती है। तो महात्मा गांधी का ये मत कि जन आंदोलनों का कार्यकाल छोटा होना चाहिए। और अब जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन लगातार खींच रहा है, लगभग 1 साल की स्थिति आ गई है। तो पहली बात, इसके लिए उन्होंने समझौता किया। उन्होंने, महात्मा गांधी ने कहा कि जनमानस के त्याग करने की क्षमता क्या है, सीमित है। तो जनमानस के त्याग करने की क्षमता सीमित है, उसको इतना अधिक आप नहीं खींच सकते। तो कोई अगर कार्यकर्ता है कांग्रेस का, वो जो है ट्रेंड है, तो उसकी क्षमता अलग है, लेकिन आम जनमानस लोगों के त्याग की इतनी बड़ी क्षमता नहीं है। इसके अलावा सच्चाई यह थी कि अब आंदोलन के उत्साह में कमी आ रही थी। तो दुकानदार, व्यापारी, युवा जो बहुत जोर शोर से इस आंदोलन में कूदे थे, अब उनके मन में भी धीरे धीरे क्या हो रहा था, तो उनके मन में धीरे धीरे निराशा का भाव आ रहा था। इसके अलावा इन सब में जो गांधीवादी विचारधारा का मूल है वो है सत्याग्रह की धारणा। और ये सत्याग्रह की धारणा क्या कहती है कि प्रतिपक्षी के हृदय परिवर्तन का मौका मिलना चाहिए। तो प्रतिपक्षी जो है उसके हृदय का परिवर्तन का उसको मौका देना चाहिए। और जब बातचीत करने के लिए सरकार कह रही है तो हमें बातचीत करना चाहिए। मैंने आपको बार बार कहा कि महात्मा गांधी मास्टर पॉलिटिशियन थे। महात्मा गांधी 3-3 बार भारतीयों को बुलाए और भारतीय सड़क पर आए। उसी तरीके से आप अन्ना को देख लीजिए। अन्ना ने पहली बार जब प्रदर्शन धरना पर वो बैठे, पूरा भारत उमड़ गया। दूसरी बार बैठे तो भी भारत में एक हलचल दिखाई दी। लेकिन उसके बाद उन्हीं अन्ना की स्थिति ये हो गई कि केवल 2 साल बाद जब वो फिर से धरने पे बैठे तो कोई गया ही नहीं। तो महात्मा गांधी समझते थे कि किस तरीके से मैटर को डील करना है। तो महात्मा गांधी के संघर्ष की यही रणनीति थी कि 2 कदम आगे चलना है, 1 कदम पीछे आ जाना है, फिर 2 कदम आगे चलना है, फिर 1 कदम पीछे। संघर्ष समझौता, संघर्ष समझौता, संघर्ष समझौता, संघर्ष समझौता, संघर्ष समझौता, यही महात्मा गांधी की रणनीति थी। तो अब ऐसे में जब आंदोलन में उत्साह की कमी आ रही है, लोगों के संकल्प शक्ति में कमी आ रही है, आंदोलन ढीला पड़ रहा है, तो ऐसे में अगर सरकार प्रस्ताव दे रही है कि सम्मानजनक स्थिति पर, बराबरी की स्थिति पर बातचीत हो जाए, तो इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए और सरकार से बातचीत करनी चाहिए। तो इस तरीके से महात्मा गांधी ने गांधी इरविन समझौता किया। और महात्मा गांधी सही थे अपने निर्णय में। इसकी बात का पता इससे भी चला कि इस समझौते के बाद जब राजनीतिक कैदी रिहा हुए तो भारत के लोगों ने उन्हें हीरो की तरह देखा। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में हो गया। अब यहां पर देखिए एक विषय है, भगत सिंह तथा उनके साथियों की फांसी की सजा माफ हो, इस विषय को लेकर के, क्योंकि कुछ लोगों का यह कहना था कि लॉर्ड इरविन महात्मा गांधी को किसी तरह से गोलमेज सम्मेलन में लाना चाहता था, तो वो भगत सिंह के मामले पर भी समझौता कर सकता था और उनकी फांसी को रद्द कर सकता था। तो महात्मा गांधी ने बहुत स्पष्ट रूप से बीटो नहीं किया इरविन के सामने कि भाई इस विषय को अगर आप नहीं मानोगे, भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा को आप नहीं माफ करोगे, तो हम जो है ये गांधी इरविन समझौता नहीं करेंगे। तो शायद इरविन मान गया होता। कुछ लोगों का यह कहना है कि भाई भगत सिंह पर जो आरोप था और उस बड़े आरोप पर अगर माफी हो जाती तो ब्रिटिश सरकार की इसमें बड़ी जो है बड़ा अपमानजनक होता, इसलिए इरविन इस बात को नहीं मानता, किसी भी कीमत पर नहीं मानता। ठीक है, अब कुछ लोगों का यह भी कहना है कि महात्मा गांधी ने यह बात इरविन के सामने रखी भी नहीं थी, और कुछ लोगों का कहना है कि इरविन से बात हुई थी। अब जो भी बात हुई थी वो तो बंद कमरे में हुई थी, सबका अपना अपना अनुमान है। लेकिन पंजाब नौजवान सभा के सदस्य बहुत जो है महात्मा गांधी से दुखी थे और उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने
स्पष्ट रूप से धोखा किया है और महात्मा गांधी को यहां तक कहा गया कि अगर वो पंजाब में आएंगे तो उनको जला दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भगत सिंह और उनके साथियों का मुद्दा था, जो उनको फांसी हुई उसका मामला था, उसको हमने कहा डिस्कस कर लें। ठीक है, तो अब गांधी इरविन समझौता हो गया। अब गांधी इरविन समझौता हो गया तो इस समझौते की पुष्टि आवश्यक है, कांग्रेस पुष्टि करेगी तभी तो इस समझौता का कोई मान्य निकलेगा। तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ 1931 में। तो इस अधिवेशन में क्या हुआ, तो गांधी इरविन समझौते को मंजूरी मिली। अब जान लीजिए कि कांग्रेस के एक बड़े वर्ग के द्वारा गांधी इरविन समझौते का विरोध किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस की इस बैठक में गांधी इरविन समझौते को मंजूरी मिल गई। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बड़ा आश्चर्य हुआ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कराची के अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा कहा, कि महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा ये था। इसके अलावा गांधी इरविन समझौते में एक तो गांधी हो गए, एक इरविन हो गए, इन दोनों लोगों को दो महात्मा कह करके सरोजनी नायडू ने पुकारा। तो आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन को किसने कहा कि ये महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान का पराकाष्ठा, तो आप कहेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपसे पूछा जाएगा गांधी इरविन समझौते को दो महात्मा यानी गांधी और इरविन को दो महात्मा किसने कहा, तो सरोजनी नायडू ने कहा। इसके अलावा आपसे ये पूछा जाएगा कि गांधी इरविन समझौते के लाभों को किसने गांधी का सांत्वना पुरस्कार कहा, तो ये कहा एलन कैंपबेल जॉनसन ने। एलन कैंपबेल जॉनसन ने। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो गांधी इरविन समझौते को मंजूरी मिल गई, पहला काम हुआ। इसके अलावा पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया। तो मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, और इसके अलावा जो है निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की बात की गई थी। इसके अलावा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबद्ध प्रस्ताव पारित किए गए। तो इसमें सूदखोरों पर नियंत्रण, अलाभकारी जोतों का लगान माफ हो, किसानों को कर्ज से राहत मिले, लगान व मालगुजारी में कटौती की जाए, आदि आदि। ठीक है, तो सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 के बीच द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया और इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया। ठीक है, तो सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 के दौरान द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ और कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग लिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस पानी के जहाज से गए, तो आप कहेंगे कि एमएस राजपूताना नामक पानी के जहाज से महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए। इसके अलावा पूछा जाएगा कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जब लंदन में गए तो महात्मा गांधी कहां रुके, तो आप कहेंगे कि किंग्सले हॉल लंदन में महात्मा गांधी रुके। इसके अलावा महात्मा गांधी के साथ और लोग भी गए, तो महात्मा गांधी के साथ सरोजनी नायडू भी गई, मालवीय जी भी गए, लेकिन कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी गए थे। ठीक है, इसके अलावा महात्मा गांधी के सचिव महादेव देसाई गए, प्यारे लाल गए, मीराबेन गई और देवदास गांधी गए। ये सब लोग जो है गए। ठीक है, तो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो आइए अब देखते हैं कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या घटनाक्रम हुआ। तो इसके लिए अब हम सीधे पीपीटी पर आएंगे और वहीं विस्तार से हम इस विषय को समझेंगे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 के दौरान आयोजित किया गया और कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी एस राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो कुल
31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। अब इन लोगों का नाम इसलिए लिखा है कि इस तरीके से पूछा जा सकता है कि क्या मालवीय जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे या नहीं लिए थे, या इनमें से किन किन ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो जो महत्वपूर्ण नाम था वो मैंने आपको बताया। तो विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में ब्रिटेन के दक्षिणपंथी खेमे ने, वही विंस्टन चर्चिल जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था और जिसे हम भारत विरोधी ब्रिटिश प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं, तो इस विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटेन के दक्षिणपंथी खेमे ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस को बराबरी का दर्जा देकर के बात करने का तीव्र विरोध किया। समझ लीजिए गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसका क्या मतलब है? देखिए, जब राउंड टेबल होती है तो इसका मतलब होता है कि बात बराबरी पर हो रही है। जैसे जो जनरल टेबल्स होते हैं उसमें इस साइड और इस साइड वो व्यक्ति बैठता है जो महत्वपूर्ण होता है, और ऐसे आमने सामने जो है उससे कम महत्वपूर्ण लोग बैठते हैं, यही नियम है। लेकिन गोलमेज सम्मेलन में सभी लोग बराबरी के दर्जे पर बैठते हैं। तो इसका विरोध कौन कर रहा था? तो इसका विरोध कर रहा था ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो बाद में हुआ विंस्टन चर्चिल, वो विरोध कर रहा था। और ब्रिटिश सरकार भी लगातार इस बात पर जोर देने का प्रयास कर रही थी कि कांग्रेस भारत की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था नहीं है। तो केवल कांग्रेस ही नहीं भारत में है, भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारा समाज है के अलग अलग वर्ग हैं। ये सरकार जो है साबित करना चाहती थी ताकि जो है भारतीयों की को जो है अलग अलग खेमे में बांटा जा सके। लेकिन महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस ही भारत की एकमात्र राजनीतिक संस्था है। ठीक है, तो सम्मेलन में मुसलमानों क्या हुआ ये देखिए, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा दलितों ने पृथक निर्वाचन की मांग करते हुए खुद को अल्पसंख्यक गठजोड़ के तहत संगठित कर लिया। अब महात्मा गांधी गए हैं बेचारे, वो क्या देख रहे हैं? तो मुसलमान जो हैं, जो ईसाई हैं, जो आंग्ल भारतीय हैं, जो दलित हैं, डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में ने पृथक निर्वाचन की मांग करते हुए सबने ये कहना शुरू किया कि हमें पृथक निर्वाचन चाहिए, हमें पृथक निर्वाचन चाहिए, हमें पृथक निर्वाचन चाहिए। यहीं पे डॉक्टर अंबेडकर और वर्सेस गांधी हो गया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि दलितों को भी पृथक निर्वाचन व्यवस्था चाहिए जैसा मुसलमानों को पहले से मिला हुआ है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि दलितों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था क्यों चाहिए? दलित आइडेंटिटी क्या है? अरे दलित तो हिंदू समाज के ही हिस्से हैं ना, तो दलितों के सुधार के लिए काम करना चाहिए। और इसके लिए इन्होंने दलितों के लिए हरिजन इस शब्द का प्रयोग किया और हरिजनों के उद्धार के लिए इन्होंने फिर यात्रा प्रारंभ की महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने कहा कि भाई उनको आरक्षण दिया जा सकता है, वही पूना पैक्ट में दिया भी गया। आप पृथक निर्वाचन व्यवस्था क्यों मांग रहे हैं? आप जो है ये क्यों कर रहे हैं कि दलित भी अलग आइडेंटिटी है? ठीक है, तो किंतु गांधी जी ने आरंभ से अंत तक सांप्रदायिक आधार पर किसी भी संवैधानिक प्रस्ताव का विरोध किया। तो महात्मा गांधी ने कहा कि सांप्रदायिक आधार पर किसी भी संवैधानिक प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं, ये किया। और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि भी संघ बनाने के मुद्दे पर ज्यादा उत्साहित नहीं थे। तो महात्मा गांधी ने क्या देखा? तो महात्मा गांधी ने यही देखा कि सब लोग अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग बजा रहे हैं, और जो मुख्य मुद्दा है भारत का स्वराज, तो स्वराज के मुद्दे पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। सब अपने अपने व्यक्तिगत हितों की भरपाई में लगे हुए हैं, और स्वराज ये मुद्दा बहुत पीछे छूट गया है। स्वराज के मुद्दे पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो इन सभी कारणों से 1 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी ठोस निर्णय के समाप्त हो गया, और 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी भारत पहुंचे और स्वागत के लिए आए लोगों को इन्होंने संबोधित किया। और महात्मा गांधी ने क्या कहा सुनिए। महात्मा गांधी ने कहा, मैं खाली हाथ लौटा हूं। क्या कहा महात्मा गांधी ने? कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, पर अपने देश की इज्जत को बट्टा लगने नहीं दिया हूं। मैं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन अपने देश की इज्जत को बट्टा लगने नहीं दिया हूं। तो जब अब गांधी जी लौट करके वापस आए, तो अब फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्थगित हुआ था, अब वो फिर से प्रारंभ हो गया। ठीक है, लेकिन इस बार सरकार ने तय किया था कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को हमें बुरी तरह से कुचलना है। तो गांधी जी और अन्य प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन के प्रति ब्रिटिश शासन के सख्त रुख का अंदाजा इस बात से आप लगाइए
कि लगभग अगले 1 साल में 1,20,000 लोगों को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया। अब इसके बाद 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। तो मैंने आपको बताया कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, लेकिन यह प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या 3 अलग अलग गोलमेज सम्मेलन हुए? तो हम कहेंगे कि नहीं, 3 अलग अलग गोलमेज सम्मेलन नहीं हुआ। गोलमेज सम्मेलन तो एक ही हुआ। अब जो पहला गोलमेज सम्मेलन था उसको किसी ने कहा होगा कि यह पहला गोलमेज सम्मेलन है? नहीं, उसको गोलमेज सम्मेलन कहा गया होगा। तो गोलमेज सम्मेलन तो एक ही था, लेकिन उसकी बैठकें जो है 3 बार आयोजित की गई, क्योंकि कोई निर्णय नहीं निकल रहा था। पहले गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस भाग लेती और सभी कोई सहमति हो जाती तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन नहीं बुलाया जाता, लेकिन पहले में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, दूसरे में भी कोई निर्णय नहीं निकल पाया, तो फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। तो गोलमेज सम्मेलन एक ही था, उसकी बैठकें 3 बार हुई। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ऐसे अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। ठीक है, तो 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, इसमें भी कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। तो कांग्रेस ने केवल हिस्सा किस गोलमेज सम्मेलन में लिया? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लिया। पहले में लिया? नहीं लिया। तीसरे में लिया? नहीं लिया। किस में लिया? दूसरे में लिया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लगातार कमजोर पड़ने के बाद आखिरकार अप्रैल 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत कांग्रेस अपने, ये उपसंहार लिखा गया है निष्कर्ष, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत कांग्रेस अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकी, लेकिन वह देश के दूसरे सबसे बड़े जन आंदोलन में लोगों के एक बड़े वर्ग को शामिल करने में सफल रही। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया सविनय अवज्ञा आंदोलन को। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।